एवरीवन, आज हम बायोलॉजिकल डिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो हमने पार्ट 1 में माइटोसिस कवर किया था, अब हम मियोसिस को कवर करेंगे। तो हमने मियोसिस में देखा था कि मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पेरेंट सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें जो चार प्रोजेनी सेल्स बनते हैं जिन्हें हम चार डॉटर सेल्स भी कहते हैं, उनमें 23 करके ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि हाफ हो गए। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारी दो मियोसिस चलती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो इसमें सबसे पहले तो वही माइटोसिस की तरह हमारा इंटरफेस आता है जिसमें G1 फेज, S1, G2, G0 वगैरह फेजेस आते हैं। G1 में फेज में न्यूक्लियोटाइड, ATP, RNA और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स यहीं पे आके रेप्लिकेट कर देते हैं। फिर हमारे S फेज आते हैं, उसमें हमारे DNA का रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोज का भी रेप्लिकेशन होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है ना, वो एज इट इज ही रखता है, बस DNA का कंटेंट ट्वाइस हो जाता है। और क्या होता है कि जैसे हमारे G1 फेज में हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है, जो इस फेज में आके रुक जाता है, तो G2 फेज में वो वापस से कंटिन्यू हो जाता है। और इसके बाद G0 फेज देखा था जिसमें हमारा जो सेल होता है वो टेम्पररी सेल साइकिल से निकलता है और एक ऐसी इनएक्टिव स्टेज में जाता है जहाँ पे उसका मेटाबॉलिकली वो एक्टिव रहता है और जब भी ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ती है तो वो वापस से सेल साइकिल में रिज्यूम करके सेल डिविजन जो है परफॉर्म करता है। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में क्या होता है कि ये जो होता है प्रोफेज 1 वो माइटोसिस के प्रोफेज से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना। इसके बाद इसमें 5 स्टेजेस आते हैं, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और इसमें जो लेप्टोटीन होता है उसमें तो ये था कि जैसे जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप पे आके क्लियरली विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारा जाइगोटीन था उसमें क्या होता है कि हमारे जो वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में साइनाप्सिस फॉर्म होना शुरू होता है, जिन्हें हम साइनोप्टिनोमल कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। अभी हमारा बाइवेलेंट या टेट्राड क्रोमोसोम्स में होता है। बाइवेलेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर दो से क्रोमैटिड सिस्टर्स है, इस वजह से इसे बाइवेलेंट कह रहे हैं। सॉरी, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हो रहा है, इस वजह से इसे बाइवेलेंट कहते हैं। और टेट्राड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें चार जो सिस्टर क्रोमैटिड होती है उनके बीच में साइनाप्सिस बनता है। अब ये जो दोनों होते हैं ना, हमारा लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये दोनों बहुत छोटे छोटे फेजेस होते हैं। जो तीसरा होता है पेकाइटीन, काफी ज्यादा बड़ा फेज होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारा रिकॉम्बिनेशन या साइनेप्सिस बनना जो होता है वो हमारा जाइगोटीन में ही जाके शुरू होता है, पर दिखना वो हमारे पेकाइटीन में जाके शुरू होता है। अब पेकाइटीन में हमारा रिकॉम्बिनेशन भी होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि दो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके बीच में साइनाप्सिस बनते हैं और फिर उनका रिकॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि दोनों का जो जेनेटिक जो एक कंपार्टमेंट ले लो जिसमें हमारा जीन्स के बारे में कुछ लिखा होगा वो हमारा इंटरचेंज हो जाता है ना। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है, ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। उसके बाद हमारा डिप्लोटीन होता है। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ कियास्माटा साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स होता है हमारा डिप्लोटीन में, जिसे हम कियास्माटा एक स्ट्रक्चर भी बनता है। और काफी सारी oocyte वर्टिब्रेट्स में ये जो होता है हमारा मंथ्स तक या ईयर्स तक भी सस्टेन करके रहता है। उसके बाद डाइकाइनेसिस आता है जिसमें हमारा ये जो टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कियास्माटा का, ये होता है हमारा प्रोफेज फर्स्ट में। उसके बाद आता है हमारा मेटाफेज फर्स्ट में। क्या होता है कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वही हमारी इक्वेटर पे आके जाके आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें अब क्या होता है कि दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक साथ जुड़े होते हैं, तो ऐसे बाई लेयर बनी होती है क्रोमोसोम्स की। तो इसमें क्या होता है कि हमारे सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं होते, यानी क्रोमैटिड जो होंगे वो स्प्लिट नहीं होंगे। यहाँ पे एनाफेज में जब हमारे जैसे मेटाफेज पे तो स्पेंटल फाइबर्स आके अटैच कर देते हैं पेनेट्रोकोर से, पर जो हमारा एनाफेज होगा इसमें मियोसिस 1 का एनाफेज 1, उसमें हमारे सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं होता, क्रोमोसोम के साथ ही चला जाता है। तो हमने उसके बाद देखा था जैसे टीलोफेज फर्स्ट हो गया मियोसिस का। उसके बाद फिर हमने देखा था कि अब जो दो डॉटर क्रोमोसोम्स दो डॉटर जो सेल्स बने हैं उसमें हमारे 23 क्रोमोसोम्स हो गए, है ना। और इन दोनों ही क्रोमोसोम्स से 23 क्रोमोसोम्स में हमारे सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ जुड़े हुए हैं और मतलब इसमें सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट नहीं हुआ है। उसके बाद हमारा एक छोटा सा इंटरफेस आता है जिसमें हमारा DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता है। उसके बाद हमारा मियोसिस सेकंड शुरू होता है जो कि बहुत ज्यादा ही माइटोसिस से काफी ज्यादा सिमिलर होता है। अब इसमें प्रोफेज सेकंड आएगा जिसमें क्या होता है सारी चीजें सेम एज माइटोसिस, यानी कि इसमें भी हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे वो गायब हो जाते हैं और जैसे सेंट्रियोल्स होते हैं वो पूल्स की तरफ चले जाते हैं। फिर मेटाफेज में क्या होता है कि 23 क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे चले जाते हैं। और एनाफेज में क्या होता है कि इनका सेंट्रोमियर जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। और टीलोफेज में वही न्यूक्लियर एनवेलप आ जाते हैं और हमारा न्यूक्लियर एनवेलप आ जाते हैं, न्यूक्लियोलस और बहुत सारे जो ऑर्गेनल जो गायब हो गए थे वो सारे वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से अभी 4 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, यानी 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, सॉरी 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि
23 क्रोमोसोम सब में होंगे, बट इसमें अब जो 4 बने हैं इन सब में सिंगल क्रोमैटिड होंगे, है ना। उसके बाद जैसे हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देखा, इसके बाद साइटोकाइनेसिस वगैरह भी होते हैं। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देखा, तो जैसे ये क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, है ना। उसके बाद जैसे ये मियोसिस होता है वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी में भी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आता है, और वेरिएशंस एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी मियोसिस पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू।